हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मनी एंड बैंक की बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से तो क्वेश्चन मस्त, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर छोटा है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा रहेंगे क्योंकि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और मैक्रो समझते हैं कि मैक्रो आगे जो भी आगे पढ़िए, मान लीजिए सिविल सर्विस में इकोनॉमिक्स लीजिएगा तो मैक्रो ही पढ़ना है, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाएगी तो मैक्रो ही पढ़ना है, माइक्रो नहीं पढ़ना है। माइक्रो में कन्फ्यूजन में रहता है, टेबल डायग्राम वगैरह क्या क्या, तो माइक्रो नहीं पढ़ना है। ऑप्शनल में पढ़िएगा तो पढ़िएगा। जैसे ग्रेजुएशन में हम लोग माइक्रो, सेमेस्टर 1 में माइक्रो पढ़ना है, तो माइक्रो में तो क्या रहता है, टेबल डायग्राम, ग्राफ, यही सब माइक्रो। मतलब उतना, मतलब क्या बोलते हैं, दोनों में कंपेयर करिएगा तो थोड़ा सा टफ पड़ता है माइक्रो एज कम्पेयर टू मैक्रो, ठीक है। मैक्रो में सिंपल अपना जो आम क्या बोलते हैं, आम जीवन में जो घट रहा है उसी बात, मतलब उसी पे काम करना होता है। माइक्रो भी वही है, लेकिन माइक्रो हम लोग देखते हैं कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, पूरा टेबल डायग्राम बनाकर, ठीक है। इसमें ऊपर ऊपर हम लोग देख लेते हैं, आसान पड़ता है। तो माइक्रो का जैसे कि मैक्रो का एक चैप्टर पढ़ा दिए, अब माइक्रो का पढ़ाएंगे अगला चैप्टर आप लोग का, जैसे कि क्या बोलते हैं, मार्केट से पढ़ा देंगे। मार्केट में अलग अलग मार्केट में कैसे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन एनसीईआरटी के 2 चैप्टर, एक नोट से पढ़ाएंगे, दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों लेके चलेंगे, उसमें टाइम लगेगा, माइक्रो में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। और ये तो छोटा सा तो खत्म हो गया। तो चलिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम थे अभी यहाँ पर, चलिए इसी को फिलर करते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, और कोई डाउट वगैरह होता है तो कमेंट वगैरह करिएगा। तो इसके बाद क्या क्या क्या, सॉरी कुछ, चलिए बोले थे पढ़ाते वक्त भी कि फंक्शन ऑफ जो है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, जो भी फंक्शन ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन दे दिया, तो उसको लॉन्ग क्वेश्चन सब रहता है, शॉर्ट भी रहता है। 2 नंबर का भी शॉर्ट नोट लिखने को देगा कि व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन, व्हाट इज सेकेंडरी फंक्शन, इस टाइप से। तो या डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, ये भी दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पहले तो देख लीजिए, नोट्स से बाहर कुछ नहीं रहता है, जो नोट्स में रहता है उसी को क्वेश्चन को फॉर्म में पढ़ लीजिएगा तो हो गया सारा प्रैक्टिस, और क्या, अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बार बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो फिर रिवीजन करके एग्जाम दीजिए टेंशन फ्री। तो चलिए टाइम वेस्ट बहुत कर दिए, 2 मिनट 23-24 सेकंड, 2.5 मिनट कर दिए। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मनी ऑफ, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये सब क्या क्या होता है, डिफर्ड पेमेंट, ये सब पढ़ा दिए, बार बार एक ही चीज़ को नहीं बताएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर में चलेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन मनी का होता ही क्या है, एक्सचेंज करना। तो सबसे अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सचेंज करने का एक साधन है, तो बहुत अच्छा, जो बार्टर सिस्टम में नहीं था, डबल कोइंसिडेंस वगैरह जो कंडीशन था, तो उस टाइप से। चलिए, इनिशियल डिपॉजिट मेड बाय पीपल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज इज कॉल्ड। अब इनिशियल डिपॉजिट, अपने रिसोर्सेज, मेरे पास जो संसाधन है उससे कुछ पैसा क्रिएट किए, उस पैसा को मैं बैंक में डिपॉजिट करूँ तो क्या होगा, कौन सा डिपॉजिट होगा, टाइम डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट, या फिर टर्म डिपॉजिट। तो देखिएगा, चैप्टर जब पढ़ाए थे तो उस समय आपको टाइम डिपॉजिट तो था, फिक्स्ड डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट बोला जाता था। टर्म डिपॉजिट भी आई थिंक था, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते थे, करंट अकाउंट में जो करंट डिपॉजिट होता था, करंट डिमांड डिपॉजिट, तो शायद उसी को टर्म डिपॉजिट भी था ना, ये सब था उसमें शायद। सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं था, तो सेकेंडरी डिपॉजिट उसे बोलते हैं जो कि हम लोग पढ़े थे ना, मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट की मदद से। क्या होता है ये बताता है सेकेंडरी डिपॉजिट। और प्राइमरी डिपॉजिट क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगा तो प्राइमरी, और उसके बाद बैंक किसी को लोन देती है, ठीक है, और उस लोन को फिर कोई बैंक में दोबारा रिटर्न डालता है, उसी से ना मनी क्रिएशन होता है। तो दोबारा जो डाला तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। बात को समझ गए, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। और फर्स्ट में जो किया था इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी सेकेंडरी समझ गए। चलिए, तो बस इतना ही समझना था, जो नोट्स में नहीं उसको अलग से समझा देंगे, बाकी तो सब रहता ही है। तो सेकेंडरी डिपॉजिट समझ गए, प्राइमरी समझ गए, तो इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा, आंसर यहाँ तो प्राइमरी होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट टू इंश्योर, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, 2 पॉलिसी होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट होता है, मेन टारगेट टू इंश्योर, किस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, उसका उद्देश्य क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में प्राइस एकदम स्टेबल रहे, बना रहे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द, क्या है, और 11-12 में जितना इंटरेस्टिंग और आसान लगता है इकोनॉमिक्स, आगे चलकर थोड़ा सा टफ हो जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्टेड रखिएगा, हार्ड वर्क करिएगा, तभी इकोनॉमिक्स वगैरह लीजिएगा ना, तो दिक्कत होगा आगे चल के, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी कॉलेज में क्लास व्लास नहीं चल रहा, हम लोग खुद से बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसको फिर अलग से नेट वगैरह गूगल वगैरह से देख के, तो थोड़ा सा रहता है
अब क्या बोले कि माइक्रो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो सेमेस्टर 1 पूरा माइक्रो कर दिया। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहले तो था कि माइक्रो कुछ यूनिट पढ़ना है 1 में, कुछ सेमेस्टर 3rd में सारा माइक्रो है। सारा समझ रहे हैं कैसे, हर एक यूनिट 5 यूनिट पढ़ना है, तो पाँचों में ही सब है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स अलग से जुटेगा, तो आगे लीजिएगा इकोनॉमिक्स, तो कोई दिक्कत है नहीं, बस पढ़ाई में थोड़ा सा हार्डवर्क करिएगा तो अच्छा है, ठीक है। चलिए, अब माइक्रो का उतना यूज वगैरह है नहीं, लेकिन पढ़ना होगा ना, ग्रेजुएशन में तो पढ़िएगा। आगे कंपटीशन वगैरह में ज़्यादा मैक्रो से रहता है, ठीक है ना। आगे का डिस्कशन आगे कभी करेंगे, एग्जाम बाद ये सब करियर पे बनाएंगे, एग्जाम पहले दे दीजिए, तो कैसे कैसे आगे भी करना उसका भी गाइडेंस करेंगे। चलिए, तो जो भी मेरे साथ होते रहता है उसको हम शेयर करते रहते हैं, ताकि आप लोग को क्या आगे का क्लियर सब कुछ पता रहे कैसे क्या होता है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। चलिए, तो क्या हो रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी जनरली रेफर टू क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, मनी इकोनॉमी में प्राइस बराबर रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, स्टेबल फॉरेन रिलेशन, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो स्टेबल स्थायी रहे, या ग्रेटर टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट। तो जहाँ पे बात आ गया किसका, मॉनेटरी का, तो पैसा से लेन देन होगा, तो इसका तो बात यही देखते हैं, इसका नहीं, गलत है, क्या बोल रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी को देखने के लिए, तो देखिए यहाँ पे आप लोग भी कंफ्यूज करिएगा, जैसे मैं करेगा टैक्स क्या, पैसा से लेन देन, ठीक है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी टैक्स लगा दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता है। टैक्स का कंडीशन होता है आपका फिजिकल पॉलिसी में, सरकार कोई नियम लगाती है तो वो चला जाता है फिजिकल में, ठीक है ना, टैक्स वगैरह के बाद, बजट वगैरह के बाद इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब मॉनेटरी आपका, मॉनेटरी पैसा मार्केट में कितना देना है कितना नहीं देना है, कितना क्या बोलते हैं कंट्रोल करके रखना है, कब जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा, तो प्राइस के बारे में, ठीक है। इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, स्टेबल नहीं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी प्राइस से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, कभी कभी हम हो जाते हैं। चलिए, तो इन ऑर्डर टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए, पैसा को लगाइए, तो इसके लिए सेंट्रल बैंक में क्या क्या कर सकती है, रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगी, इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है बताए थे, अब बोले थे कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में रहता है, CRR, इसको अलग से इसलिए पढ़ा दिए थे। सेल क्योंकि मेन नोट्स में नहीं था तो अलग से बता दिए थे। सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट और इंक्रीज बैंक रेट। अब देखिए क्या करेगी, करना क्या है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा ना तो अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है, वो याद भी रहेगा क्योंकि समझ समझ के अच्छा से रहता माइंड में। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, अब क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट हमको करना है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों के पास पैसा रहना चाहिए, तो लोगों के पास पैसा कब रहेगा, जब रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो कम रहेगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, किसी RBI के पास पैसा जमा करना होता है कुछ हिस्सा, तो वो कम करेगा तो ठीक है। इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा तो दिक्कत है ना, अपने पास सारा पैसा रख लेगा बैंक, तो कैसे होगा काम, तो गलत हो गया। अच्छे, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में अगर सिक्योरिटी बेचता है तो मार्केट से पैसा फिर चला जाएगा सरकार के पास, तो ये भी नहीं होगा। इंक्रीज बैंक रेट, बैंक रेट बढ़ा देगा तो लोगों के पास पैसा ही नहीं मिलेगा, लोन मतलब काफ़ी महंगा मिलेगा, तो लोग तो कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है, बेस्ट भी होता है, ठीक है। तो एक बार इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, इंग्लिश के कोई वीडियो में हम बताए थे कि इसे आर्ट्स और साइंस में कंपेयर किए थे, ये आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, नहीं आर्ट्स का है नहीं साइंस का है, सोशल साइंस का। आर्ट्स में बोले थे कि डाटा फैक्ट को याद रखना है, क्या इंग्लिश में जो पढ़ा रहे थे स्टोरी में, और साइंस में क्या है, डाटा फैक्ट याद भी रखना है, उस पर कुछ उस टाइप के न्यूमेरिकल वगैरह जो देते हैं सर उसको बनाना सोचना करना भी है, ठीक है। तो इसीलिए आर्ट्स और साइंस में अंतर हो जाता है, सोचना तो जो टीचर बता उसी पे करना है। अभी तो मान ली कोई रिसर्च वगैरह तो करना नहीं आप लोग को या किसी को, तो आगे चल के करिएगा, नॉलेज ही इकट्ठा करना है। लेकिन आर्ट्स में डाटा फैक्ट जो भी है तो उसको याद रखना है, साइंस में क्या है कि फैक्ट तो याद रखना, साथ ही प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा हार्ड वर्क हो जाता है, इसलिए साइंस को टफ माना जाता है। अलग से कुछ टफ है नहीं, और सोचना भी है, एक न्यूमेरिकल बताना सर तो अगला न्यूमेरिकल आपको देखना है कैसे उस टाइप में बनेगा। लेकिन आर्ट्स में क्या है वैसा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है कि सोचना समझना डाटा फैक्ट तो है ही, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल भी कि सर बताए उसके बाद हमसे देखें कैसे क्या बनता है, ठीक है ना। तो अलग टाइप का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कंट्री को चलाना है तो थोड़ा सा आपका माइंड भी चलना चाहिए, इस टाइप से रहता है। तो माइंड क्या, माइंड आप खुद से चलाइएगा नहीं, आपको दिया जाएगा कि इसके तहत आप अपना माइंड को चलाइए। जो पढ़ाई पढ़ाई क्या है, पढ़ाई आपको बताता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। फिर आगे चलो ये सब जानकारी रहेगा आपके पास, तब ना आगे जाकर कोई पॉलिसी बनाइएगा, तो पहले जो बेसिक पॉलिसी जो दिया हुआ है इसको जानकारी रहेगा तब ना, या आगे मान लीजिए टीचरे बनते कुछ भी, तो पहले जानकारी रहेगा तब ना किसी को बताइएगा किसी को कुछ करिएगा।
तो खुद से नहीं करना है, खुद से कुछ नहीं करना है, जो बता दिए उसी पे काम करना है। अब आगे चलेंगे रिसर्च वगैरह में, तब वहाँ पे जो आपका नॉलेज है तो उसी के आगे और कुछ नया भी कर सकते हैं। तो उन्हें बताया कि कैसे क्या क्या होता है। आज इधर भी डिस्टर्ब है हम, तो थोड़ा कभी कभी होता है। तो क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ, तो सरकार के यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया ना। कहाँ से कहाँ चल जाते हैं ना कभी कभी। तो आप लोग बोल रहे कहा भैया 4 क्वेश्चन बताए हैं और 10 मिनट का वीडियो बना दिए। खैर चलिए, तो कभी कभी हो जाते हैं डिस्टर्ब। हम कैश रिजर्व रेशियो, नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि इसे कैसे क्या नहीं, बस साथ ही चलना, जैसे बताया जैसे करते चलना है, ठीक है ना। ज़्यादा जो होता है ना कि एडवांस बनना खुद से, तो उतना टेंशन नहीं लेना, एडवांस में नहीं बनना, सीखते चलना है। आगे जहाँ आपका आवश्यकता होगा, आप कुछ क्रिएट करने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे करिएगा। तो पहले जो क्रिएट है उसका इन्फॉर्मेशन नॉलेज रहेगा तब ना कितना चीज़ है और आगे हमको कुछ करना है नहीं करना है, ये बात होता है, ठीक है। कोई अभी बैठ के कोई क्रिएट करिएगा तो क्या, पहले जो क्रिएट किया हुआ तो आपको पता है नहीं, तो क्या क्रिएट करिएगा। माइंड में आएगा ना कि तो सर बता दिए, भैया बता दिए, वही पढ़ रहे हैं, अलग से हम कहाँ कुछ कर रहे हैं। तो पहले जो खोजा हुआ है उसको तो पढ़ लीजिए, मैंने किसी के माइंड में होगा इस टाइप से। तो ऐसा नहीं, पहले आपको जो पढ़ाया गया उसको फोकस करिए और बनाइए, पढ़िए, करिए, धीरे धीरे सब हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, डाटा फैक्ट्स याद रखने को सोचना भी आपको कैसे क्या मार्केट में कैसे क्या करेंगे। तो मार्केट में कब इन्फ्लेशन होगा, कब क्या होगा, तो पता रहेगा तब ना फिर आपको पॉलिसी बनाइएगा, कुछ करिएगा। कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन पहले से रखा हुआ उसको आप नॉलेज को रखिए माइंड में, उसके बाद आगे सोचिएगा, आगे रिसर्च में जाइएगा, तब वहाँ पे आपको कुछ अलग से अपने से देना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग डिस्कशन हो गया 2-3 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका आंसर आप लोग देख लिए होंगे तो बहुत अच्छा है। तो बैंक रेट आर एबल टू क्रिएट मनी मैनी टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट्स थ्रू, जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ था उसी के मतलब थ्रू, मतलब उसी के मदद से बैंक क्या करती है, मैनी टाइम्स डिपॉजिट, मतलब क्रेडिट क्रिएशन का बात आ गया, करती है मैनी मोर देन इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट से जितना क्रिएट कर पाई थी उससे ज़्यादा करती है, कौन सा डिपॉजिट से। तो इनिशियल डिपॉजिट तो बोले थे प्राइमरी डिपॉजिट, अब बाद में बोले थे, स्टार्टिंग में बता दिए थे, देखिए एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं तो आगे भी काम देता है। तो स्टार्टिंग में बता दिए थे कि क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट दोबारा आता है तो वहाँ से मनी क्रिएट होता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी डिपॉजिट आंसर मिल गया। अब ज़्यादा सोचना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आंसर भी मिल गया। तो अभी तो हम लोग को एग्जाम पे फोकस करना है, क्या आंसर होता है उस पर फोकस करना है, 10th 12 ग्रेजुएशन, उसके बाद ना रिसर्च वगैरह आगे ना PhD वगैरह करिएगा तब ना, ठीक है। तो अभी इसी पे फोकस करना है। मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट रहते थे जो बोलते थे कि हम तो सब खुद से कर लेते हैं, सब अपने से करते हैं। तो हम बोले तुम अपने से कर लेगा तो अभी क्या अपने से करेगा, पहले तो जो पता है, जो टीचर बताया उसको तुमको पता है नहीं, तो अपने से क्या करेगा। अपने से जब करना हो तो करना ना, अभी जो खोजा हुआ उसको करो। इस टाइप से ना कुछ रहता है बताता है, लेकिन उतना डिस्टर्ब मत होइएगा। हम लोग परेशान रहते थे कि कैसे कैसे क्या होगा, तो बाद में पता चलता है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसको तो नॉलेज पहले गेन करो। चलिए, तो उतना योग्य आप होइएगा, रिसर्च में जाइएगा तो करिएगा अपना क्या बोलते हैं कुछ भी। अभी ये सब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, तो ये सब कैसे होगा, पढ़ने से क्या, तो पढ़ने के बाद रिवीजन करने, याद करने से, तब ना। तो इसका आंसर मिलेगा सेकेंडरी डिपॉजिट। चलिए आगे बढ़िए। द क्रिएशन इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, कौन सा क्रिएशन को क्रेडिट क्रिएशन बोलेंगे, टाइम डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, नॉन ऑफ दी। तो सेकेंडरी डिपॉजिट बता दिए, तो ये देखिए एक बार बता दिया, हर एक क्वेश्चन बना। देखिए चैप्टर पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बना दीजिएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कोई नहीं बताएगा, जो हम बताते हैं जहाँ कहाँ पे आपको सोचना है, कहाँ पे नहीं सोचना, कैसे क्या करना है। तो कभी कभी बताते हैं तो इसके लिए भाई सुनने के लिए रेडी रहना होगा, पढ़ाई तो होते ही रहता है, ये सभी करते रहना है। चलिए, द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज़ केप्ट विद द रिजर्व बैंक। देखिए एक डिफिनेशन आपका आ गया कि कमर्शियल बैंक को कितना रेशियो रखना रहता है, सम रेशियो कमर्शियल बैंक केप्ट विद रिजर्व बैंक इज कॉल्ड, क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो एक डिफिनेशन बन गया। तो ये सब याद रखिएगा, क्या बोले थे, कैश रिजर्व, लीगल रिजर्व, क्या है, स्टोरी रिजर्व, तो ये सब पूछता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, सब बता भी दिए हैं, ऐसा बात है नहीं कि बताया नहीं। और देखिए यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना है ताकि चैप्टर रिकॉल हो जाए, और सब्जेक्टिव तो मैंने करवाएंगे ही, उसके लिए तो टेंशन लेना है नहीं। मॉडल आने दीजिए, इसी सप्ताह में आना है ना, न्यूज में भी दिया था। तो क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इज डिटरमिन बाय, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होगा, कैश रिजर्व रेशियो से, क्या स्टेटूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर इनिशियल डिपॉजिट, या ऑल ऑफ एबव। तो जो क्रेडिट क्रिएशन का काम है तो आई थिंक सारा होना चाहिए ना,
इनिशियल डिपॉजिट होगा तब उसी में ना कैश रिजर्व करेंगे या फिर स्टोरी करेंगे, अपने पास कुछ रखेंगे या कुछ उसको देंगे। तो ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। देख लेते हैं, ऑल ऑफ द एबव है। चलिए ठीक है, तो एमसीक्यू आपका खत्म हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स का आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो देखना है थोड़ा सा समझ कर, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी बस वही करना है आपको। ये बताने का कॉन्सेप्ट यही था मेरा। ऐसा नहीं क्वेश्चन देखे वो पूरा बैठ किसी पर सोच रहा है फिर क्या होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। ऐसा हम नया निकालते हैं, हम खुद से सोचते हैं, तो उतना एडवांस ब्रिलियंट अभी नहीं बनना है। ठीक है, जहाँ सोचना होगा तहाँ सोचिएगा। अभी बस जो पढ़े हैं अगर याद है, यहाँ पे समझ में आ रहा है तो भरिए, नहीं आ रहा है तो उसको आंसर देखिए, याद कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है ना, ये होता है बेस्ट रिजल्ट लाने का, कम समय में अच्छा काम करने का। इन्हें तो डिस्टर्ब हो जाइएगा तो डिस्टर्ब ही रहिएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही था। जो 2 मिनट ऊपर टाइम वेस्ट किए तो इसके लिए यहाँ पर बात समझ गए ना। तो क्या है, थोड़ा सा सोचना है भी, ऐसा नहीं कि इसे मतलब सोचे नहीं डायरेक्ट बोल दी कि हमसे नहीं होगा। इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द लोन गिवन टू द कॉमर्शियल बैंक। ये तो सिंपल सा है कि कॉमर्शियल बैंक पे कौन सा रेट से देती है, तो बैंक रेट हो गया ना। कॉमर्शियल बैंक को लोन देते हैं सेंट्रल, तो उसमें चार्ज करते हैं, बैंक रेट होगा। तो सिंपल है। अच्छा यहाँ पे ओ हमको लगा कि एमसीक्यू है ना। चलिए ठीक है, तो बैंक रेट आपका इसका आंसर मिल गया। इसका ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। चलिए 10 नंबर क्या है, अब एक्स्ट्रा बात भी नहीं करेंगे, अब जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे इसको। ठीक है, देखिए कैसे खत्म करते हैं। इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल सॉरी 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 चलिए क्या था, मेन फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का, नोट इशू करना, क्रेडिट क्रिएशन करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड बेस्ट। अब आगे फिल इन द ब्लैंक। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड, गुड्स टू गुड्स इज कॉल्ड क्या होगा, बार्टर सिस्टम, बार्टर। चलिए द चेक ड्राफ्ट आर कॉल्ड मनी, कौन मनी होगा चेक ड्राफ्ट वगैरह से, तो इसको देखिए आंसर क्या है, क्रेडिट मनी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब बॉन्ड इंश्योरेंस सिक्योरिटी आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये सब आपका होता है क्या बोलते हैं सिक्योरिटी का, नियर, तो वही सिक्योरिटी है तो नियर क्या, तो कह रहा है कि बॉन्ड्स सिक्योरिटी से आर एग्जाम्पल ऑफ नियर मनी। नियर मनी पास का मनी है, सिक्योरिटी बेच का पैसा निकाल सकते हैं, और रियल मनी नहीं है लेकिन पास का एक मनी होता है। ठीक है, इसके बाद इंडियन मोनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है मोनेटरी सिस्टम भारत का, तो हमें भी नहीं पता, पता होगा तो हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बस आगे बढ़ रहे हैं। क्या इसका आंसर है फिर, अब पेपर करेंसी, इंडियन मोनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पेपर करेंसी। ठीक है, चलिए सप्लाई ऑफ मनी इज स्टैटिक ना, कि सप्लाई ऑफ, देखिए सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ मनी से कुछ सोचेगा फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक, लेकिन मनी सप्लाई हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक पढ़े हैं, स्टैटिक। ठीक है, कि कितना मतलब एक व्यक्ति मार्केट में एक टाइम पर कितना पैसा है, उसी को ना बोलते हैं मनी सप्लाई। तो स्टैटिक होगा ना, देख लेते हैं स्टॉक, स्टॉक कॉन्सेप्ट या स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक भी क्या है, फ्लो और स्टॉक पढ़े थे ना, फ्लो, एक फ्लो पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे स्टॉक, तो समझ रहे हैं ना क्या होता है स्टॉक, एक टाइम में देखते हैं। चलिए इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन है, आरबीआई है। यहाँ पर क्या एकदम जस्ट याद आ गया तो बना दिया आंसर, वो सोच नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आंसर देखें, आरबीआई तो याद होगा आरबीआई है, याद हो गया ना, तो इस टाइप से करना है अभी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, फोकस करना है। कमर्शियल बैंक आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्या है इन द इकोनॉमी, कमर्शियल बैंक आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी, कमर्शियल बैंक आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्या होगा, मनी सप्लाई का। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी भरा सकता है ना, तो याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देगा नहीं, एमसीक्यू बना के देगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स बना दीजिएगा तो एमसीक्यू भी हो जाएगा। ए बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड गिवन लोन्स टू द पर्पस फॉर द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का लेन देन काम होता है। चलिए ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर विद द इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर यहाँ पर करिए, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विथ इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा लेगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू घट जाएगा। देखते हैं क्या, डिक्रीज कैसे, कैसे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, 1 बाई जो भी था क्या बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, इसी में आपका क्या आ जाएगा, इसी में आपका कैश रिजर्व रेशियो भी आ जाएगा। ठीक है, इसी में आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लायर का वैल्यू यही था मल्टीप्लायर का। ठीक है ना, तो इसको अगर इन्वर्सली है ना, डाउनवर्ड में है, तो इसको अगर बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा, इसको घटाइएगा तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा, वैल्यू मल्टीप्लायर वेन इंक्रीज इन कैश, इसको बढ़ाते हैं तो घटेगा। बात को समझिए, इन्वर्सली रिलेशन है। चलिए क्वांटिटेटिव इन्वर्सली रिलेशन क्या होता है कि मतलब कि उल्टा, और डायरेक्टली में डायरेक्ट, ऐसा बात को समझते होंगे, छोटा मोटा चीज़ है।
नहीं भी समझते हैं तो समझना चाहिए, धीरे धीरे सीखिएगा। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो नोन एज, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है इसका, जनरल इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो नोन एज, क्वांटिटेटिव अगर जनरल है तो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, होगा देखते हैं आंसर इसका। सेलेक्टिव, वही सेलेक्टिव या स्पेसिफिक, खास या सेलेक्टिव, ठीक है। तो क्वालिटेटिव गुणात्मक, तो सेलेक्टिव होगा चुना हुआ, और क्वांटिटेटिव जनरल हो गया, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव जनरल हो गया, कितना मात्रा, क्वालिटी से सेलेक्ट करते हैं तो खास हो गया, ठीक है। ये सब आरबीआई का इंस्ट्रूमेंट बताए थे, उसमें था नोट्स में भी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। बैंक रेट ये सब किस में आएगा, वो आ जाएगा क्वांटिटेटिव में। तो जनरल इंस्ट्रूमेंट है, और लोगों से अपील कर रहे हैं, सब क्वालिटी में आ जाएगा। द डिजाइन, वीडियो चल रहा है, ठीक है। देखिए एमसीक्यू में थोड़ा सा टाइम रहता है आराम से बताने को, कुछ एक्स्ट्रा बताने को, चैप्टर पढ़ा तो उसमें टाइम है नहीं, स्पीड में भागते हैं। चलिए, द डिजाइन एंड कंट्रोल ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसका है, आरबीआई का होगा मेन कंट्रोल, डिजाइन करना, कंट्रोल करना। सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है। तो क्या भरिएगा, इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी जो मेन रिस्पॉन्सिबल ऑफ, तो सेंट्रल बैंक, सभी का सेंट्रल बैंक होता है ना, आरबीआई भी लिखिएगा तो चल जाएगा, सेंट्रल बैंक भी लिखिएगा तो चल जाएगा, क्योंकि भारत का बात बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए, टू इसेंशियल फंक्शन ऑफ द बैंक आर द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गारंटिंग लोन, है ना, चैप्टर पढ़े रहिएगा तो एडवांसिंग या गारंटिंग दो भी लोन हो गया, दोनों काम हो गया। चलिए, मेजर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट, तो क्या होगा, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट, तो ये तो आरबीआई करती है ना, मतलब किसका, इसका देखना हो क्या होगा। ओपन ऑपरेशन मार्केट का मतलब होता है, ठीक है, ओ एम आर, ओ एम ओ होगा ना, ओपन मार्केट का तो ये होता है, किसे आरबीआई क्या करती है, किसे सॉरी, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी जो होता है, जो बोलते हैं सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट्स रहता है, जिसमें कुछ पूंजी या कुछ संपत्ति के बारे में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स रहता है, कागज वगैरह, इतना पैसा देंगे, इतना संपत्ति देंगे, डॉक्यूमेंट्स रहता है कुछ, ठीक है। तो आरबीआई तो सरकार का रहता है, तो सरकार से खरीदती है, सरकार को बेचती है, या मार्केट का भी रहता है प्राइवेट कंपनी का, तो वहाँ से भी खरीदना बेचने का काम होता है सिक्योरिटी का, आरबीआई करती है। तो ये आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब, पिछला बार एक लॉन्ग क्वेश्चन मॉडल सेट में इसमें दिया था, ठीक है ना, देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, मार्च में आराम से होगा सब कुछ। देखिए बाद में कुछ बोले, बैंक रेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो सेंट्रल बैंक का दो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो बैंक रेट क्या आ जाएगा, ये आपका क्वांटिटेटिव होना चाहिए, देखते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है, बैंक रेट क्वांटिटी की मात्रा। चलिए, कुछ ट्रू और फॉल्स है, इसको भी देख लीजिए, अगर सोच के दे रहा है जवाब, इसमें तो कुछ याद रखने की बात है नहीं, तो पढ़े होंगे तो बताइएगा सोच के, नहीं तो दिक्कत होगा, फिर पढ़ना होगा। चलिए, तो मनी है द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सोल्व द प्रॉब्लम, लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वर्ड्स, ट्रू हो जाएगा, इसमें ट्रू हो गया, इसमें तो कुछ समझाना है नहीं, खत्म कर दिया। लीगल टेंडर्स मनी है द लीगल सेक्शन बिहाइंड द गवर्नमेंट, ट्रू, ये भी ट्रू होना चाहिए कि लीगल है ना, कानूनी है ना, चलिए ठीक है। M1 इंक्लूड द सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट, M1 इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट डिपॉजिट्स, M1 में नहीं होता, फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स। M1 में तो होता है आपका क्या बोलते हैं, DD OD अदर डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, इस टाइप से M1 में। ये आपका पोस्ट ऑफिस वाला किस में आता है, दोनों में आता है, पोस्ट ऑफिस तो आपका सेकंड में आएगा, और थर्ड में तो इन्हें से कोई एक्सक्लूड करके होता है, वो अलग चीज़ है। मनी सप्लाई द फ्लो वेरिएबल, मनी सप्लाई फॉल्स होगा, वेरिएबल नहीं ना, स्टैटिक नहीं मनी सप्लाई, ठीक है। नाम पे मत जाइएगा, नाम से कुछ और निकलता है सेंस। मनी सप्लाई है, पहले देखिए पढ़ना है, पढ़ने के बाद अगर उस कॉन्सेप्ट को सोचिए, याद आ रहा है तो आ रहा है, तो फिर उसको रिवीजन कर दिए माइंड में, लाइए दोबारा, तभी आएगा ना, एक बार में कुछ नहीं होता, नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो मनी सप्लाई द स्टॉक ऑफ वेरिएबल एज इट इज मेजर एज ए पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, तो मनी से ट्रू हो गया, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर ऑफ वैल्यू होता है, स्टॉक ऑफ वेरिएबल एज इट मेजर पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ट्रू फॉल्स था ना, कहाँ से लगे इसका, ट्रू होगा का, ओ सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर इसका, ठीक है, ये फॉल्स है यहाँ पे, वेरिएबल है तो, ठीक है ना, स्टॉक है, स्टॉक स्थिर है तो यहाँ पर ठीक है। चलिए,
कॉमर्शियल बैंक प्ले नो रोल इन द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कॉमर्शियल बैंक का कोई रोल नहीं होता है स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई में, तो ये फॉल्स होना चाहिए, देख लेते हैं फॉल्स वगैरह। कॉमर्शियल बैंक तो मेन होता है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है ना, तो है ना यहाँ पे दे दिया ना, पैसा कैसे बढ़ाना है तो स्टॉक हो गया। चलिए, क्रेडिट मनी इज द मनी रिसीव एज द क्रेडिट फ्रॉम बैंक, तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा। एक सेकेंड, कैसे फॉल्स हो गया, ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्रेडिट मनी इज द मनी हुज फेस वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी दूसरा चीज़ हो गया ना, मनी का टाइप भी उस नोट्स में दिया, नहीं पढ़ा है उतना, कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। तो क्रेडिट मनी कहने का मतलब जो मनी हम लोग बनाए तो जो उसका रियल वैल्यू था उससे ज़्यादा होता है, रियल वैल्यू कोई कमोडिटी का, मानिए 100 रुपया से 100 रुपया से तो था, लेकिन हम उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं ना, क्रिएट कर लेते हैं। और कमर्शियल बैंक डू नॉट क्रिएट मनी, कमर्शियल बैंक डू नॉट क्रिएट मनी, ठीक है, ट्रू होना चाहिए, फॉल्स है। कमर्शियल बैंक डू नॉट क्रिएट मनी, तो क्रिएट करता है मनी को, क्या बोलते हैं, लॉन्च नहीं करता मतलब अलग से, लेकिन क्रिएट करता है, इशू नहीं करता है, क्रिएट करता है, वही क्रिएटिंग, क्या बोलते हैं उसको, मनी क्रेडिट क्रिएशन, तो वही हो गया, दिमाग मतलब कभी डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, बैंक रेट इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव बैंक रेट, ट्रू 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 ट्रू, कहाँ से गया फॉल्स। बैंक रेट इज ए क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो देखिए कैसे यहाँ पे फॉल्स आ गया। बैंक रेट क्या है, क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्या दिया है क्वालिटेटिव, ठीक तो है, तो हो गया, कन्फ्यूजन आ गया थोड़ा सा। क्वांटिटी मात्रात्मक है ना, गुणात्मक नहीं है, ठीक है ना, तो हो गया। चलिए, देयर इज ए इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन ALRR एंड द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर, देखिए जो ऊपर बता दिए थे, कुछ कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं तो काम दे देता है, यहाँ पे एकदम ट्रू हो गया। LRR और लोग क्या बोलते हैं, दोनों में इन्वर्स रिलेशन में वॉइस वर्सा है, हायर LRR लोअर द वैल्यू ऑफ मनी एंड मल्टीप्लाई वॉइस वर्सा, ठीक है। चलिए, मैच दो कॉलम, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ गया, तो मैच दो कॉलम को देख लेंगे आराम से। देखिए, पहले क्या कीजिए, पढ़े होंगे चैप्टर को तो सोच के इसको देखिए आराम से, नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत है, ठीक है ना, पढ़े होंगे फिर भी भूल रहे थे, एक बार रिविजन कर लीजिएगा, 3 काम। अगर नहीं तो आज बताएंगे तो उसको याद कर लीजिएगा, माइंड में उसको बैठा लीजिए, कैसे भी करके याद कर लेना है ताकि कंप्लीट हो जाए, 4 अंक पूरा कंप्लीट करना है, 5। तो देख लिए, वीडियो को नहीं होगा पॉज करके थोड़ा सा इसको देख के सोचिए कौन कौन कैसे कैसे क्या हो। मैचिंग में आप जितना दिया हमारे 7 दिया है तो 5 बना दीजिए, एक तो अपना ही बन जाएगा, बनाने का कोशिश हम करते हैं, ठीक है ना, और आप लोग फिर इसमें सहयोग करिएगा, लास्ट में आंसर देखेंगे, समझा देंगे ना, तो समझे रहिएगा तो आप बना दीजिएगा। M1 डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, M1 और उसके साथ क्या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, आपका M2 आ जाएगा, ये M2 आ जाएगा, ठीक है, हमको याद है, ये चला जाएगा M2 में, यानी कि फर्स्ट का D होगा, लास्ट में आंसर देखेंगे। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, M1 और टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, ये आपका M3 आ जाएगा। यहाँ पे जो नोट्स पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 3 में बताए थे कि नोट्स में थोड़ा सा गलत दे दिया, सर लिख दिए थे हम लोग का नोट्स में M2 प्लस टाइम डिपॉजिट, गलत है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट M3 होता है। चलिए, और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्वालिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव है नहीं, चलिए क्वालिटी, तो क्वालिटी में क्या होगा, उसका मॉनेटरी पॉलिसी में मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है शायद, इसके लिए एगो छोड़ दीजिए, हमको नहीं पता इसको, ठीक है। चलिए, अब क्या है क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव में तो आपका बैंक रेट दिया होगा कहीं पे, कहीं पर बैंक रेट नहीं दिया है, एडवांसिंग लोन, लेंडर द लास्ट रिसोर्ट और ओपन ऑपरेशन मार्केट, अच्छा दोनों को रहने देते हैं, ठीक है। देखिए, पढ़ा नहीं था, इसको पढ़ा देने का काम था ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, छोड़ दी टॉपिक, खैर। अच्छा, फंक्शन और कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होगा, एडवांसिंग लोन, ये भी हो गया। इसके बाद फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई जो करती है सिक्योरिटी को लेन देन। चलिए, सब कुछ हो गया, बच गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट किसका बच गया, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो बाकी तो सब हो गया। चलिए, 1 2 यहाँ बच गया, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, तो यहाँ पे एक सेकंड, तो क्वांटिटेटिव में शादी होना चाहिए और क्वालिटेटिव में आपका मार्जिनल रिसोर्ट लास्ट रिसोर्ट उधार लेने में। देखते इसका आंसर, बहुत टाइम वेस्ट कर दिए। चलिए, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, M1 प्लस डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग एंड बैंक अकाउंट, M2 आ गया। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट M3 आ गया। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ओपन मार्केट, ओ यहाँ पे ऐसा है,
और क्या है क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव था मार्जिनल, ठीक है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एडवांसिंग, और एक आपका फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक लेंडर द लास्ट रिसोर्ट, ठीक है ना, इसका ये फंक्शन हो गया सेंट्रल बैंक का। तो एक ऊपर में गलत बताए थे, ठीक है। तो आपका जो था ओपन ऑपरेशन ये आपका आ गया क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, और क्वालिटेटिव में आ गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये आपका क्वांटिटी है ना, कितना बढ़ाना कितना घटाना, ठीक है। ये भी आपका आरबीआई ही करती है, लेकिन ठीक है आरबीआई का मेन फंक्शन यहाँ पे दिया था लेंडर द लास्ट रिसोर्ट, तो उसको वहाँ पे भेज दिया, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। देखिए वीडियो तो मैं 30 मिनट का बना दिया, 30 मिनट का बनाता हूँ अप्रोक्स, तो इसको भी बना दिया। इसको हम चाहते हैं तो 10 मिनट में बना के ख़त्म करते हैं, लेकिन इतना डिटेल कुछ एक्स्ट्रा बताया, कुछ पढ़ाया कि ताकि माइंड भी ब्रॉड करे और समझे हुए चीज़ को रहिएगा, तो एग्जाम में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।